Hello everyone, I am Sanjay Rathore. This is the second part from Principles of Economy book and the writer is S.R. Reddy. In this video, we will study about atmospheric pressure, okay? मेनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ेंगे. इसके बाद जो है सोलर रेडिएशन का पार्ट जो है ना, ये पढ़ेंगे. दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो सोलर रेडिएशन थर्ड में करेंगे, ठीक है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको समझ लिए ना तो एक प्रकार से जो मानसून है हमारा उसको समझना ईजी रहेगा, ठीक है. तो इसको स्टार्ट करते हैं. और सैटरडे संडे यूजुअली मैं बिज़ी रहता हूँ, तो सैटरडे संडे जो है क्लास नहीं होती है ना, तो मैंने अपलोड भी नहीं किए थे. और अगर जिस वीक में सैटरडे संडे फ्री हूँ तो क्लास अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है. इसलिए मैंने बताया था 5 days अ वीक, ठीक है, ऐड करूँगा. तो दैट इज़ अबाउट द क्लासेस. स्टार्ट करते हैं फिर. एंड बिफोर वी स्टार्ट, न्यू बैचेस जैसे कि आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कब लॉन्च कर रहा हूँ, ठीक है. तो मैंने लॉन्च कर दिया है, 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. चेकआउट कर सकते हो. और इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्ड वीडियो है मैंने वीडियो भी अपलोड कर दिया है, ठीक है. तो उसको भी देख सकते हो, है ना. तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल से स्टार्ट करना था हमें, ठीक है. तो एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं, याद रखना. एक डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम वेदर वेरिएबल ही कहते हैं, ठीक है. और दूसरा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है. तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, है ना, उसे हम वेदर वेरिएबल्स या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. और डिपेंडेंट वेरिएबल इसलिए है क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है. वेदर वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे जो है डिपेंड करेगा और टाइम टू टाइम चेंज होते रहेगा. बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं चेंज होता है. जैसे अर्थ का रोटेशन वो थोड़े ना चेंज होगा. जो प्रेशर बेल्ट है ना, इक्वेटोरियल लो है, पोलर हाइज हैं, है ना, वो थोड़े ना चेंज होंगी. तो जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होता है, उसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं. और उसके कारण जो चेंज होता है इंडिपेंडेंट के कारण, उसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं या वेदर वेरिएबल कहते हैं, ठीक है. तो इतना आई होप समझ में आ गया होगा. इसमें देखते हैं कि अब एग्जाम्पल के डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं. तो टेम्परेचर आपने देखा ही होगा, है ना, हर टाइम चेंज होते रहता है. एयर प्रेशर भी चेंज होते रहता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी चेंज होते रहता है आपका. ड्यू पॉइंट, टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट, ये सब चेंज होते रहते हैं. प्रेसिपिटेशन भी चेंज होते रहता है. विंड स्पीड भी चेंज होते रहता है, फिक्स थोड़ा ना होता है. डायरेक्शन ऑफ विंड भी चेंज होते रहता है. क्लाउड कवर भी चेंज होते रहता है पूरे टाइम, है ना. तो दीज आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ओके. एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट वेदर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है. तो जैसे सन का पोजीशन थोड़ा ना चेंज होगा. सन से जितना सोलर रेडिएशन रिसीव होता है उतना ही रहेगा, वो चेंज थोड़ा ना होगा. लैटिट्यूड, लॉन्जिट्यूड, अल्टीट्यूड, ये थोड़ा ना चेंज होंगे. अब यहाँ पर याद रखना, लॉन्जिट्यूड का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है. अल्टीट्यूड है, क्लाइमेट टाइप है ना, ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, ठीक है, पोलर है, और भी अदर टाइप के क्लासिफिकेशंस हैं. तो क्लाइमेट भी फिक्स ही होता है ना. आपके यहाँ अगर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो सब ट्रॉपिकल ही रहेगा, ठीक है. डोमिनेंट विंड, जो डोमिनेंट विंड है जो हर साल आता है, जैसे कि वेस्टर्लीज है, ईस्टर्लीज है ना. अर्थ के रोटेशन के कारण जो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण जो है विंड होता है ना जनरेट, तो उससे वो वाली विंड भी फिक्स ही रहती है, ठीक है. प्रेशर बेल्ट भी फिक्स रहते हैं. अर्थ का रोटेशन तो फिक्स ही है ना. कॉन्टिनेंटल ओशियनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो, ये भी सब फिक्स हैं. तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे, है ना, जो चेंज नहीं होंगे. नेक्स्ट है इसमें टेम्परेचर. टेम्परेचर तो सभी को पता है. इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कूलनेस और हॉटनेस. कोई भी सब्सटेंस कितना कूल या फिर हॉट है, उसका मेजरमेंट क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है. और अदर वेज में हम कह सकते हैं कि उसमें किसी भी सब्सटेंस में कितना इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, उसका मेजर ही टेम्परेचर कहलाता है. और ये एटमॉस्फेयर का मोस्ट मेजर्ड क्वांटिटी है, ये याद रखना. मोस्ट मेजर्ड वेदर एलिमेंट है कह सकते हैं हम, है ना. मोस्ट मेजर टेम्परेचर ही, क्योंकि आपका बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है ना. टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो वेदर ड्राई हो जाएगा. वेदर ड्राई हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो हो जाएगा, है ना. तो विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करने लगेगा, ठीक है. तो टेम्परेचर बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, याद रखना, है ना. इसलिए मोस्ट मेजर्ड क्वांटिटी है टेम्परेचर, ठीक है. ड्यू पॉइंट है फिर. तो ड्यू पॉइंट वह टेम्परेचर है जिससे नीचे अगर टेम्परेचर गया तो ड्यू का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है. उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू फॉर्मेशन, ठीक है. इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर. और टेम्परेचर इससे अगर नीचे गया, ठीक है, तो उसे हम तब क्या बनने लगेगा, ड्यू का फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है. ड्यू तो पता ही हो आप लोगों को, है ना, देखा होगा ड्यू. तो ड्यू का फॉर्मेशन होने लगता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, ड्यू पॉइंट.
और नेक्स्ट आता है इसमें ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट मैं समझा देता हूँ। ये डिफरेंस होता है, ड्यू पॉइंट डिफरेंस किसके बीच का, डिग्री में डिफरेंस किसके बीच में, टेम्परेचर और ड्यू पॉइंट के बीच में, ठीक है। ये क्या कहलाता है आपका, ड्यू पॉइंट डिप्रेशन, याद रखना। विंड डायरेक्शन, फिर विंड किधर से मूव कर रहा है ना, किधर से मूव कर रहा है, इट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम विच द एयर इज मूविंग, ठीक है। तो जिधर से आ रहा है उसे हम विंडवर्ड साइड भी कहते हैं, ठीक है। तो इसी को विंड डायरेक्शन भी कहते हैं, है ना। अब इसको जनरली डिग्रीज में नापा जाता है। ट्रू नॉर्थ होता है ना, जिसको हम 0 डिग्री या 360 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो इस ट्रू नॉर्थ से, है ना, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो मान लो अगर 45 डिग्रीज है तो नॉर्थ ईस्ट होगा, है ना। 180 है तो आपका ये यही होगा, क्या बोलते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर, है ना, कह सकते हैं। तो इसको आगे पढ़ेंगे विंड में हम, ठीक है। विंड स्पीड हो गया, विंड स्पीड ओवर द टाइम विंड का स्पीड क्या रहेगा, ठीक है। एवरेज स्पीड हम कह सकते हैं किलोमीटर पर आवर में होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें विंड गस्ट। देखो विंड गस्ट क्या होता है, जो सडन इंक्रीज होता है इन स्पीड ऑफ विंड किसी एरिया का, मान लो एवरेज विंड स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इससे अगर सडन ज़्यादा हो जाए, सडनली इंक्रीज़ हो जाए इससे, ठीक है, उसे हम विंड गस्ट कहते हैं। और ये कितना होना चाहिए, जनरली नॉट्स में भी मेज़र करते हैं ना विंड स्पीड को। तो 10 नॉट्स मोर देन एवरेज है अगर, तो हम उसे क्या बोलेंगे, विंड गस्ट कहते हैं, ठीक है। 10 नॉट्स मोर देन एवरेज है अगर, तो उसे विंड गस्ट कहते हैं। अब नॉट कैसे होता है, क्या रिलेशन है, आगे देखेंगे इसको, ठीक है, इसके यूनिट्स। देन स्टेशन प्रेशर। तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेशन में प्रेशर कितना होगा, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है स्टेशन प्रेशर को। और एक होता है सी लेवल प्रेशर, तो इसको आगे आगे डिस्कस करते हैं। अब इसमें स्टेशन प्रेशर में ये याद रखना है आप लोगों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो तो कर लेना, इनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम होते हैं, बट समझने के लिए है ये, प्रैक्टिकली आपको लाइक नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए और चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने के लिए, है ना, यूज़ आते हैं, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। तो वर्टिकल वेरिएशन ऑफ प्रेशर रेंज अप टू 150 मिली MB पर माइल्स, वेयर एज हॉरिजॉन्टल वेरिएशन आर यूजुअली लेस देन 0 मिली बार पर माइल, ठीक है। तो वर्टिकल वेरिएशन कितना होता है स्टेशन प्रेशर में, ये याद रखना है, 150 मिली बार पर माइल होता है। और हॉरिजॉन्टल वेरिएशन कितना होता है, 0.1 मिली बार पर माइल, ठीक है। तो स्टेशन प्रेशर का ये वेरिएशन याद रखना। इसके बाद सी लेवल प्रेशर काम का नहीं है तुम्हारे, स्किप कर सकते हो। हाई और जियोग्राफिकल हाइट भी स्किप कर सकते हो। प्रेजेंट वेदर, जो करंट में वेदर है ना। विजिबिलिटी, आप कितना जो है दूर नेकेड आई से आप देख सकते हो, है ना, क्लियर, उसे हम विजिबिलिटी बोलते हैं। अभी जनरली विजिबिलिटी कहाँ पर काम आता है, जब फॉगी हो, डस्टी हो, है ना, तब उस टाइम पे काम आता है विजिबिलिटी। तो नेक्स्ट है इसमें क्लाउड कवर की टोटल क्लाउड का कवरेज कितना है स्काई में, है ना। तो क्लियर कहेंगे जब हम लेस देन 10% होगा, और जनरली क्लाउड कवर हम ऑक्टा से मेज़र करते हैं, है ना। तो 10% से कम है तो उसे हम क्लियर कहेंगे। स्कैटर्ड कहेंगे जब 10 to 60% क्लाउड कवर होगा। ब्रोकन कहेंगे जब 60 to 90% है, ठीक है। ओवरकास्ट कहेंगे जब मोर देन 90% क्लाउड कवरेज होगा, ओवरकास्ट कहते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर ऑब्सकर्ड क्या होता है, इट कैन नॉट डिटरमाइन क्लाउड इन्फॉर्मेशन ड्यू टू ऑब्सकर्सन बाय प्रिसिपिटेशन, फॉग, डस्ट, समटाइम्स रिफर्ड एज वर्टिकल विजिबिलिटी। तो जो फॉग डस्ट है ना, इनके कारण हम क्लाउड को देख ही नहीं पा रहे हैं। सीधी सी बात है, नीचे लोअर ट्रोपोस्फेयर में क्या है आपका, फॉग डस्ट है ना, फॉग है, डस्ट है, इसके कारण हम क्लाउड को ही नहीं देख पा रहे हैं। तो उस फेज़ को हम, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, ऑब्सकर्ड कहेंगे, ठीक है। ओवरकास्ट मोर देन 90%, इसको याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है इनसे क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। प्रिसिपिटेशन तो सीधी सी बात है, ऑल फॉर्म ऑफ रेनफॉल, ठीक है। फिर प्रिसिपिटेशन तो ये जनरली 24 आवर्स के साइकिल में लिया जाता है ना, 24 आवर्स में कितने हुआ, ठीक है, 24 आवर्स में कितने हुआ, तो हम पूरा उसका डे का प्रिसिपिटेशन जो है मेज़र करते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर मैंने बताया था। मैक्सिमम के लिए हम जो मरकरी है ना, ये वाला थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। मिनिमम के लिए अल्कोहल वाला यूज़ करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, रीज़न मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में। स्नो कवर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन, वेपर प्रेशर आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं है। मिक्सिंग रेशो, ये याद रखना, मिक्सिंग रेशो जो है रेशियो होता है
वेट ऑफ वाटर वेपर्स इन अ स्पेसिफाइड पीरियड वॉल्यूम टू वेट ऑफ ड्राई एयर इन दैट वॉल्यूम। कोई एक वॉल्यूम है, मान लो 1 मीटर क्यूब का, ठीक है, 1 मीटर क्यूब का, तो इसमें ड्राई एयर का वेट है ना डिनोमिनेटर में रहेगा और वेट ऑफ वाटर वेपर न्यूमरेटर में रहेगा, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ड्राई एयर, इनका रेशो कितना है, ये क्या कहलाता है आपका मिक्सिंग रेशियो कहलाता है, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आगे पढ़ेंगे सब, हीट इंडेक्स वगैरह है ना, ये सब आगे पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस, वोर्टिसिटी, ये सब आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ पर काम का नहीं है। तो मतलब स्किप कर दो इसको, क्योंकि आगे साइक्लोन वगैरह में हम पढ़ेंगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरी चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कन्वर्जेंस, वोर्टिसिटी, बट आगे पढ़ेंगे, बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखो कोई भी वेट है, ठीक है, तो उसको अर्थ क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, किस कारण से, वी ऑल नो ग्रेविटी के कारण, है ना, ग्रेविटी के कारण। इसलिए हम अर्थ के जितने क्लोज आएंगे उतना ज़्यादा ग्रेविटी फील होगा। इक्वेटर में हमें कम ग्रेविटी फील होता है और पोल्स में ज़्यादा ग्रेविटी फील होता है, क्योंकि पोल्स जो है अर्थ के कोर के ज़्यादा पास में है, इक्वेटर थोड़े दूर हैं, है ना। तो जो जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा वो प्रेशर शो करेगा, ठीक है। अगर आप मान लो आप अपने हाथ को रखे हैं टेबल पे, ठीक है, उसके ऊपर कोई बैठ जाए, बहुत मोटा आदमी बैठ जाए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर फील होगा। वहीं कोई लाइट जो है जिसका वेट ज़्यादा नहीं है ना, 30-40 kg है, वो बैठे तो उतना ज़्यादा प्रेशर फील नहीं होगा, ठीक है। तो वेट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला ही होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो एक जितना कम एरिया रहेगा और उसमें जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतना ज़्यादा प्रेशर फील होगा, है ना, सिंपली मीन्स। और जितना ज़्यादा एरिया रहेगा और कम फोर्स लगेगा तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। तो जैसे आप ये मान लो एक निडिल है ना, निडिल, उसका पॉइंट देखो, है ना, पतला सा पॉइंट होता है नीचे, तो ईजिली जो है पेनिट्रेट कर देता है। अगर आप अपने मान लो जैसे इंजेक्शन ही लगाते हैं ना हाथ में, तो पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। वहीं अगर थोड़ा मोटा कोई ऑब्जेक्ट हो, उसमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा पेनिट्रेट करने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फोर्स पर यूनिट एरिया कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का भी तो वेट है। एटमॉस्फेयर में किस चीज़ का वेट है, एयर है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, है ना, फिर आपका ये वाटर वेपर है ना, और भी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें वेट है ना, तो अर्थ इसको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो वेट के कारण जो है अर्थ के सरफेस में जो प्रेशर फील होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एटमॉस्फेयर में जो वेट है आपका, एयर है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह इन सब हैं, तो इन सब के कारण अर्थ के सरफेस में जो है प्रेशर फील होता है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब ये चेंज कैसे होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा, है ना, ये तो असर्शन हो गया। रीज़न क्या है कि डिक्रीज़ होता है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा एयर एक्सपांड करेगा, है ना, एयर की डेंसिटी डिक्रीज़ होगी, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो एयर की डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है तो प्रेशर कम लगेगा, ठीक है। और एक चीज़ ये याद रखना कि जब हम हाइट में ऊपर जाते हैं, अल्टीट्यूड या एलिवेशन इंक्रीज़ होता है, तो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पे जो पार्टिकल्स हैं, है ना, एयर पार्टिकल्स, डस्ट वगैरह, वाटर वेपर्स, है ना, या फिर एयर की डेंसिटी वो कम होते जाती है, ठीक है। वो क्या होते जाता है, कम होते जाता है ना। तो कोई मास ही नहीं होगा जब, तो फिर टेम्परेचर कैसे, है ना, होगा एटमॉस्फेयर में। और सीधी सी बात है, एयर भी लाइट होते जाएगा, डेंसिटी एयर की कम होते जाएगी, तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होते जाता है। इसलिए हम ऊपर जो है, देखा होगा ना, स्काई डाइविंग करते हैं तो ऊपर लोग फ्लोट करते हैं, ठीक है, लेकिन ज़मीन में थोड़ा, ज़मीन के जस्ट पास में थोड़ा ना फ्लोट कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस कारण से, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट टेम्परेचर, ये याद रखना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा। ये तो लोअर ट्रोपोस्फेयर में है ऐसा, ठीक है, इन जनरल। बट जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है, ठीक है। कितना होता है आगे बताऊंगा मैं, ये तो पता होगा, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से होता है टेम्परेचर, और 3.5 मिली बार पर 100 फीट के हिसाब से होता है, ठीक है।
प्रेशर। अब अल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज़ होता है, बता दिया मैंने। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर वेपर होता है ना, इनका वेट कम होता है कंपेयर टू ड्राई एयर, ठीक है। इसलिए जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है तो कम जो है प्रेशर होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है। फिर पोलर रीजन्स में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने बताया था कि जो कोर है अर्थ का, है ना, वो पोल से ज़्यादा पास में है, ठीक है। ये थोड़ा चपटा है ना अपना अर्थ, जियोइड शेप का है ना, अर्थ का शेप कैसा है? जियोइड है, ठीक है। तो ये पोल्स हो गई, है ना, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये कोर हो गया। तो कोर से थोड़ा ज़्यादा दूर है, हम कह सकते हैं इक्वेटर, इसलिए यहाँ पर प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और पोल्स थोड़े से पास में है ना, इसलिए यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़े ज़्यादा होता है। और दूसरी चीज़ टेम्परेचर भी तो कम है यहाँ पर, है ना, टेम्परेचर कम है पोल्स में, इक्वेटर्स में टेम्परेचर ज़्यादा है, एक ये भी रीज़न है, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इतना समझ लिए ना तो तुम्हें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे चेंज होगा, कब होगा, ये तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है ये याद रख लेना, 29.99 इंचेस, और वी कैन से 760 mm हाइट, और 1013 मिलीबार, या फिर आप कह सकते हो 101.3 किलो पास्कल। इनका जो रिलेशन है ना, आगे बताऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए इतना याद रख लो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, मोस्टली आता है यहाँ से क्वेश्चन प्रेशर से, ठीक है। और इस प्रेशर को याद रख लिए तो आप जो ये है सॉइल मॉइस्चर ना, उसमें भी तो बार वैल्यू और एटमॉस्फेरिक वैल्यू जो है आप पढ़े होंगे, जैसे कि 0.33 बार फील्ड कैपेसिटी का है ना, 15 बार जो है आपका PWP का है, ठीक है। तो वहाँ भी सेम चीज़ आती है ना, सिमिलर यूनिट्स हैं, तो वो भी रेडी हो जाएगा यहाँ पर, है ना। स्टैंडर्ड सी लेवल प्रेशर कितना होता है? 760 mm, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं 29.92 ऑफ मरकरी, 14.70 पॉइंट्स पर स्क्वायर इंच भी याद रखना, है ना, 1013.25 इंटू 10³ डाइंस पर स्क्वायर सेंटीमीटर भी याद रखना, 1013.25 मिलीबार्स भी याद रखना, है ना। ये स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक यूनिट्स हैं, ठीक है। इनका ये रिलेशन पूछ लेता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशन पूछ लेता है, तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। 101.32 किलो पास्कल, है ना, तो रिलेशन पूछ लेता है, याद रखना इसको, मैं रिलेशन आगे बताऊंगा, है ना। फिर हमेशा ये फिक्स थोड़ा ना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह में, बट मैक्सिमम और मिनिमम रेंज बहुत ज़्यादा वरी नहीं करता है, ठीक है। जैसे आज तक का मैक्सिमम जो है रेंज रिकॉर्ड किया गया है 32 इंचेस, और एवरेज कितना है 29.9, 30 मान लो उसको, ठीक है। और 25.9 मीन्स 26, तो 26 से 32 के बीच में वरी किया है आज तक में, ठीक है, इतना याद रखना। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है विंड के पैटर्न को भी डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है, क्योंकि देखो मान लो ये दो प्लेस हैं, है ना, एक पोल्स है मान लो, और ये है इक्वेटर। इक्वेटर में हमें पता है सन का जो है सनलाइट ज़्यादा पड़ता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर क्या हो जाएगा? एयर आपका एक्सपांड हो जाएगा, एयर डेंसिटी कम हो जाएगा। पोल्स में टेम्परेचर कम है क्योंकि सनलाइट कम पहुँच रहा है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, एयर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एयर का मूवमेंट कहाँ से कहाँ होगा? पोल से आपका इक्वेटर की ओर होगा, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं होता है जनरली, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। बीच में भी ये आते हैं, लो प्रेशर बेल्ट्स आती हैं, ठीक है, तो उसको मैं बताऊंगा डायग्राम के थ्रू आगे, है ना। बट अभी ये जनरल तो समझ में आ गया होगा, है ना। तो ऐसे ही आपका मानसून बनता है, मैं बताता हूँ एक शॉर्ट में, ठीक है, फिर मानसून में बाकी पढ़ूंगा। समर में क्या होता है, यहाँ पर लैंड है, लैंड सरफेस, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं गर्मी के टाइम पे, ठीक है, पूरा नॉर्थ इंडिया पूरा गर्म हो जाता है। तो गर्म होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी ओशियन है, ओशियन में जो है वाटर है ना, तो वाटर तो न बहुत जल्दी ठंडा होता है ना बहुत जल्दी गर्म होता है, ठीक है, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है ना हीट का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेटर भी है हमारा, इक्वेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मतलब बहुत ज़्यादा जो सनलाइट पड़ता है ना, तो वाटर जो है वेपराइज होगा और ऊपर चले जाएंगे, क्लाउड का फॉर्म ले लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है, यहाँ लैंड में कम है, तो अब रेनी सीजन में केरला के से होते हुए जो है यहाँ पर रेनफॉल होने लगता है, ठीक है। तो
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर गया तो हमारा मानसून भी ऐसे ही चलता है। देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण बारिश हो रही है इंडिया में, ठीक है। अब दूसरे रीजन्स ये भी है कि माउंटेन्स हैं उनको कैच करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आगे बताऊँगा मैं, है ना, जब हम मानसून पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, छोटा मैंने शॉर्ट में समझाया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें नियर अर्थ सरफेस प्रेशर डिक्रीजेस विद हाइट एट रेट ऑफ अबाउट, देखो लोअर ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा है, ठीक है। नियर अर्थ सरफेस जो प्रेशर है कितने रेट से डिक्रीज होता है, 3.5 MB पर 100 फीट या फिर पर 30 मीटर्स, ठीक है। तो 3.5 MB याद रखना, क्योंकि लैप्स रेट तो पूछा है, एडियाबैटिक लैप्स रेट, ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट, वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट, है ना, बहुत बार पूछा है, जिसको हम सोलर रेडिएशन में पढ़ेंगे। तो इसको भी पूछ सकता है, प्रेशर को भी, ठीक है। तो प्रेशर कितने रेट से डिक्रीज होता है, 3.5 MB पर 100 फीट। अब देखो ये तो वो सेम चीज़ है, टेम्परेचर बढ़ेगा, अल्टीट्यूड, वाटर वेपर, है ना, रिवोल्यूशन एंड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अब मेज़रमेंट की बात कर लें, है ना, तो मोस्ट एक्यूरेट जो इंस्ट्रूमेंट है, याद रखना, मोस्ट एक्यूरेट वो है मर्क्यूरियल बैरोमीटर और 14 बैरोमीटर, ठीक है। मरकरी बैरोमीटर और 14 बैरोमीटर, अगर दोनों ऑप्शन में है तो मरकरी बैरोमीटर लगाना, ठीक है। वैसे होते दोनों हैं मोस्ट एक्यूरेट, और जो कम एक्यूरेट है वो कौन सा है, एनीरॉइड बैरोमीटर है। देन बैरोग्राफ है, मीन्स कंटिन्यूसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो है मेज़र करेगा। क्यू पैटर्न बैरोमीटर है, अल्टीट्यूड बैरोमीटर है, अल्टीमीटर भी जिसको कहते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट हाइट्स में जो है मेज़र करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो मोस्ट एक्यूरेट याद रखना मर्क्यूरियल और 14 बैरोमीटर है, ठीक है। यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट क्या है इसका, एसआई यूनिट है पास्कल, ठीक है। पास्कल याद रखना एसआई यूनिट है प्रेशर का। देन फोर्स पर यूनिट इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। फिर यूनिट्स की बात करें तो 1013 या फिर मिलीबार, या फिर 76 सेंटीमीटर, या फिर 29.92 इंच, है ना। 15 डिग्री सेल्सियस पे 45 डिग्री नॉर्थ पे इतना होता है जनरली, ठीक है। ऐसा यूनिट इसका पास्कल है। अब ये याद रखना 1 मिलीबार इक्वल्स टू होता है 0.1 किलो पास्कल, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो 1 मिलीबार, हम पहले बार और मिलीबार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो 1 बार इक्वल्स टू होता है आपका 1000 बार हो जाएगा, 10⁻³ बार, है ना, ऐसे याद रखो। तो 1 बार इक्वल्स टू और क्या हो जाएगा आपका 10⁵ पास्कल, ठीक है, 10⁵ पास्कल। या फिर इसको आप और बोल सकते हो 100 किलो पास्कल, ठीक है, क्योंकि किलो क्या हो गया 10⁻3, तो एक किलो क्या डिनोट कर रहा है, 1000 को डिनोट कर रहा है ना, तो KPA हो गया ये, है ना। इसको और क्या बोल सकते हो आप कि मेगा पास्कल में अगर कन्वर्ट करोगे तो मेगा मतलब क्या होता है 10⁶ होता है ना मेगा का मतलब, ठीक है। तो 10 बार इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा 1 मेगा पास्कल, है ना, 1 मेगा पास्कल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर भी तो 10 का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तब जाके 10⁶ होगा। या फिर इसको ऐसे लिखो 0.1 बार इक्वल्स टू 1 मेगा पास्कल, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम। तो देखो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, आपको उस रिलेशन समझ में आना चाहिए, ठीक है। एग्जामिनर उसको कैसा भी बोल सकता है, ठीक है। तो रिलेशन समझ में आ गया तो इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हो, है ना, इसलिए मैं समझाना चाह रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। मिलीबार, बार, मेगा पास्कल, किलो पास्कल, ये सब चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है। किलो मतलब 10⁻3, मेगा मतलब 10⁻6, ठीक है। तो ये रिलेशन सबको पता होना चाहिए। मिली मतलब 10⁻−3, है ना, बार के रिलेशन में, तो ये याद रखना। देन एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू होता है 101.325 किलो पास्कल, है ना। जनरली बार और एटमॉस्फेयर ATM ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम होते हैं। PSI में भी याद रखना, है ना, PSI में भी याद रखना। देन 1 ATM इक्वल्स टू 29.92 इंचेस, है ना। 76 से तो हमने पढ़ लिया, 1013 पढ़ लिया, 14.7 भी पढ़ लिया हमने। ये याद रखना 1 बार इक्वल्स टू 1000 मिलीबार, तो मैंने समझा दिया था 10⁶ डाइंस भी होता है, ठीक है, 10⁶ डाइंस भी होता है ना। या फिर 10⁵ पास्कल, मैंने तो ये तो बता ही दिया था, ठीक है। फिर SI यूनिट है पास्कल प्रेशर का, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। तो यूनिट जरूर से याद रखना, यूनिट से एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आता ही है मोस्टली, ठीक है।
तो इस चीज़ को ध्यान से याद रख लेना। मैंने कन्वर्जन समझा दिया है, याद करना पड़ेगा इसको बाकी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है प्रेशर चेंजेस विद अल्टीट्यूड। ये मैंने समझा दिया था, क्योंकि एयर डेंसिटी डिक्रीज होता है, एयर थिन होता है विद इंक्रीज इन हाइट। और कितने रेट से होता है मैंने बताया, एट द रेट ऑफ 3.5 मिलीबार पर 100 फीट, या फिर पर 30 मीटर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। बोथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, ही समझा दिया था मैंने, है ना। एयर डेंसिटी तो डिक्रीज होता ही है, टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। देन ये लाइन याद रख लेना अगर कभी आता है तो, प्रेशर वरीज स्मूथली फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द टॉप ऑफ द मेसोस्फीयर। कभी कभी दे देता है ऐसे फालतू के लाइंस, ठीक है। कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है वैसे इसमें कुछ खास। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरिएशन विद हाइट और वर्टिकल वेरिएशन, ठीक है। ये कॉन्वेक्शन के कारण होता है, याद रखना। और प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी और मास ऑफ द एयर, मैंने बता दिया है ना। द डेंसिटी ऑफ एयर डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर, ये भी समझा दिया मैंने। इट्स कॉम्पोजिशन एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये भी एक्सप्लेन कर दिया। इट इज़ ऑब्जर्व दैट डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट, सो द प्रेशर ऑल्सो डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन हाइट। ये सेम चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। द प्रेशर डिक्रीज ऑन एवरेज एट द रेट ऑफ, ये भी मैंने समझा दिया, 34 मिलीबार पर 300 मीटर, या फिर आप कह सकते हो पर 1000 फीट भी बोल सकते हो, है ना। पर 1000 फीट और 300 मीटर, है ना। 34 मिलीबार ऐसे भी आ सकता है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्वेश्चन में यूनिट चेंज करके हमेशा क्वेश्चन देता है। हमने 3.4 MB पढ़ा, पर 30 मीटर का था, वो 34 MB बोल सकता है इसको, या फिर 340 MB पर 3 किलोमीटर भी बोल सकता है वो, ठीक है। तो कैसे भी चेंज कर सकता है वो। हॉरिजॉन्टल वेरिएशन जो होता है प्रेशर में, वो एडवेक्शन के कारण होता है ना, ये याद रखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है, याद रखना, ठीक है। क्या दिया यहाँ पर, द हॉरिजॉन्टल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, एक्सटेंट ऑफ वाटर वेपर, लैटिट्यूड, लैंड एंड वाटर रिलेशनशिप, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अब देखो, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, जो इक्वेटर में लो प्रेशर बेल्ट होता है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इक्वेटर कितने पे होता है, 0 से 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटर होता है। एक्सप्लेन करता हूँ, इसको समझ लो। यहाँ पर जो लो प्रेशर बेल्ट होता है उसको इक्वेटोरियल लो कहते हैं हम, और दूसरे लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो तो हो गया, डोल्ड्रम या काम भी कहते हैं, इक्वेटोरियल काम भी कहते हैं इसको, ठीक है। इस बुक में ये याद रखना, ये गलती किया है इन्होंने, जैसे 5 डिग्री लिखते हैं, ठीक है, और उसमें अपर केस में हम ये लगाते हैं, ठीक है, 0, तो डिग्री बोल सकते हैं, ठीक है। तो अपर केस में मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है एक प्रकार से मैं कहूँगा, ठीक है। तो याद रख लेना, 600 डिग्री तो होते ही नहीं, ठीक है। 360 तक होता है ना मैक्सिमम, तो 600 तो होते ही नहीं है, ठीक है। तो याद रखना, ये अपर केस में है, ठीक है। तो ये कितना है, इक्वेटोरियल लो 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ से साउथ तक है, ठीक है, ये याद रखना। फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये जस्ट ऊपर होता है, ऊपर और नीचे इक्वेटोरियल लो के, आगे मैं डायग्राम में बताऊंगा, है ना। तो ये होता है 24 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में होता है, ठीक है। फिर लो प्रेशर बेल्ट आता है नियर 60 डिग्री लैटिट्यूड्स, ठीक है, 600 नहीं है, याद रखना, 60 to 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में होता है, आगे मैं मैप में बताऊंगा, ठीक है, इस चीज़ को। फिर आता है, फिर पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स आती हैं, ठीक है। तो याद रखना, ये लो, फिर आया हाई, फिर आया लो एंड फिर आया हाई, है ना, अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। तो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स कहाँ से कहाँ तक होती हैं, जनरली 70 to 90 डिग्री पोल्स में ही होती हैं, है ना, नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाई प्रेशर बेल्ट्स हो गई। यहाँ पर टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो होता है। अब टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, एयर डेंसिटी हाई होगा, एयर डेंसिटी हाई होगा तो क्या होगा, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हाई होगा, है ना। तो एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है पोलर रीजन्स में, एयर बीइंग कोल्ड एंड हैवी थ्रू आउट द ईयर एंड हाई प्रेशर बेल्ट इज क्रिएटेड इन बोथ पोलर रीजन्स, ठीक है। तो ये आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको समझाता हूँ मैप के थ्रू, ठीक है। देखो, ये है मान लो सन, ठीक है। अब ये हो गई सन रेज, है ना, सन रेज हिट करेंगी, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, देखो ऐसे हिट करेंगी, हाँ। तो देखो यहाँ पर एरिया आपका ज़्यादा है और
सन रेज जो है कम पहुंच रही हैं पोल्स में, ये नॉर्थ पोल्स हो गई है ना, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्लांटिंग पोजीशन में आ रहा है ना, और कम एनर्जी पहुँच रहा है पोल्स में, ठीक है, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, पोल्स में बर्फ़ जमा हुआ है, आपको ये चीज़ तो पता होगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रहा है, देखो ये इक्वेटोरियल लो हो गया, इक्वेटर है ना, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ के बीच में है इक्वेटोरियल प्रेशर। अब यहाँ पर सन रेज डायरेक्ट पड़ रहा है तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, एयर डेंसिटी कम हो जाएगी, प्रेशर लो हो जाएगा, तो यहाँ पर डोलड्रम कहते हैं इसको हम, या फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब ये लो हुआ तो इसके आसपास हाई जोन होता है ना, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है जिसे हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं, और ये 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होता है, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है। अब विंड कहाँ से कहाँ जाता है, तो इस हाई से लो की ओर जाता है, ठीक है, और इंडिया हमारा यहाँ पर है 8 डिग्री पे है समथिंग, ठीक है, 8 डिग्री से लेके 32 तक है, शायद 36 समथिंग तक है, ठीक है, 8 से 36। वो पोजीशन अर्थ में का बताऊंगा, एक बार क्वेश्चन आ गया था वहाँ से, ठीक है, और वो चीज़ कहाँ पर दी हुई है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमी में दिया है, ठीक है। तो ये अर्थ हो गया है ना। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हमें ये याद नहीं रखना है, ये हाई प्रेशर हो गया। अब देन अगेन यहाँ पर सब पोलर लो बना, ठीक है, तो सब पोलर लो, तो हाई से लो की ओर विंड जाएगा, देखो यहाँ भी हाई से लो की ओर विंड जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम ईस्टर्लीज कहेंगे, है ना, और ये वेस्टर्लीज हो गया, ठीक है, ये वेस्टर्लीज हो गया, ये ईस्टर्लीज हो गया, ठीक है। तो ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम, है ना। तो ये सब पोलर हाई हो गया। अब ये हाई प्रेशर बेल्ट आपका हो गया 90 डिग्री पे, 70 to 90, है ना, नॉर्थ एंड साउथ में। तो अगेन ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, ठीक है। तो देखो अर्थ का में कैसे विंड का मूवमेंट होते रहता है, ठीक है। तो इसको हम अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको जब हम मानसून पढ़ेंगे तब इस चीज़ को ध्यान रखना, याद रखना, इससे आपका मानसून अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो अल्नीना है, लानीना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। तो इस चीज़ को जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तब इस चीज़ को याद रखना, ये डायग्राम पूरा याद रखना, अर्थ का पोजीशन कहाँ पे कौन सा प्रेशर बेल्ट्स बनते हैं, है ना। तो डिग्रीज से भी इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी, ये याद रखना, ठीक है। ये मैक्सिमम कितना जाता है 90 डिग्री, देखो वहाँ पर कितना दिया था 600 नहीं होता, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। तो इस चीज़ को याद रखना। अब ये लेटी हुई क्या है, ये है लैटिट्यूड, और ये वर्टिकल क्या होती हैं, ये होती है लॉन्जिट्यूड। तो लॉन्जिट्यूड से इतना इफेक्ट तो पड़ता नहीं है ना, मेन है लैटिट्यूड। अब इस चीज़ को बनाया क्या हो गया है, ये इमेजनरी लाइंस है ना, लोकेट करने के लिए है, किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए, किसी भी एरिया को लोकेट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें डायूर्नल वेरिएशन। तो डायूर्नल वेरिएशन क्या होता है, डे में जितना वेरिएशन है, डे में टेम्परेचर जितना वेरिएशन है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच का, ठीक है। तो एट गिवन स्टेशन द प्रेशर शोज द टू हाई और टू लोज, है ना, ऑन नॉर्मल प्रेशर डे। डायूर्नल वेरिएशन टेम्परेचर के टर्म्स में यही होगा, है ना, कि टेम्परेचर में मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। मान लो मैक्सिमम था आपका जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था मैक्सिमम कितना गया था 32 और मिनिमम कितना गया था 26, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 6, तो 6 आपका डायूर्नल वेरिएशन हो गया। ये ऐसे ही टेम्परेचर होता है डायूर्नल वेरिएशन का, ठीक है। तो मान लो मैक्सिमम टेम्परेचर डे का कितना गया 45, मिनिमम कितना गया 30, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डायूर्नल वेरिएशन 15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा। तो ये चीज़ को याद रखना। टू मैक्सिमा, वन एट 10 AM एंड अनदर इज 10 PM एंड टू मिनिमास इन अनदर 4 AM एंड अनदर 4 PM आर ऑब्जर्व्ड, दस देयर फील्स अ डबल ऑसिलेशन कॉज्ड बाय अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो इसको याद रखना डायूर्नल वेरिएशन क्या होता है बस। टाइप्स ऑफ विंड, ये इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ विंड याद रखना, है ना। विंड इज़ मूविंग एयर एंड इट इज़ कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर में डिफरेंस किसके कारण होता है, टेम्परेचर के कारण होता है, ठीक है। विदिन आर एटमॉस्फेयर, एयर अंडर हाई प्रेशर मूव्स टूवर्ड्स द एरियाज ऑफ लो प्रेशर, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर द फास्टर इज़ द एयर फ्लोज, ये भी पता है आप लोगों को, छोटी सी चीज़ है ये। नेक्स्ट क्या है फिर इसमें, विंड स्पीड्स आर बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शंस ऑफ winds in a scale called the Beaufort scale,
ना। बिफोर स्केल में हम विंड स्पीड जो है ये करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। विच डिवाइड्स विंड स्पीड्स इनटू 12 डिफरेंट कैटेगरीज फ्रॉम लेस देन 1 mph टू मोर देन 73 mph। अब देखो, जो विंड्स एट द सरफेस में बी क्लासिफाइड इनटू 4 मेन टाइप्स। पहला है प्लानिटरी विंड, दूसरा है मॉनसून विंड्स, तीसरा है साइक्लोन विंड्स एंड फोर्थ है लोकल विंड्स। ठीक है, तो प्लानिटरी विंड्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसमें। ठीक है, प्लानिटरी विंड्स इक्वेटोरियल लो हो गया। ठीक है, फिर ये हाईज हैं, है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स। ठीक है, और इसके बाद आता है ये सब ट्रॉपिकल हाई हो गया, फिर सब पोलर। ठीक है, सब पोलर लो बेल्ट्स हो जाती हैं। ठीक है, फिर ये पोलर हाई हो जाता है। ठीक है, तो यही है डिफरेंट टाइप्स के। अब एयर का मूवमेंट कैसे होता है मैंने पिछले वाले डायग्राम में बता दिया था, है ना। अभी ईस्टवर्ड मूव करेगा कि वेस्टवर्ड करेगा, ये चीज़ इससे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक है, तो पोलर रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होता है, एयर फॉल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ हाई, क्लाइमेट इज़ ड्राई, एयर राइजेस, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज़ लो एंड क्लाइमेट इज़ वेट। यहाँ पर ये इसका बता रहा है। ठीक है, एटमॉस्फेयर एयर राइज होता है, यहाँ पर एयर फॉल होगा क्योंकि टेम्परेचर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है। ठीक है, और क्लाइमेट ड्राई होता है। अब यहाँ पर जो सब पोलर लो है, यहाँ पर एयर राइज करेगा, प्रेशर लो होगा और क्लाइमेट जो है वेट होगा यहाँ पर। फिर जो आपका ये सब ट्रॉपिकल हाई आता है, यहाँ पर एयर फॉल करेगा क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा, क्लाइमेट क्या होगा, ड्राई होगा। ठीक है, सब ट्रॉपिकल में। फिर इक्वेटोरियल लो है तो एयर राइज करेगा, लो है ना तो राइज करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लो होगा, क्लाइमेट जो है वेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें एयर फॉल्स, सेम चीज़। फिर यहाँ पर जो नॉर्थ में हो रहा था वैसा ही साउथ में होगा। ठीक है, सेम चीज़ होगा यहाँ पर, याद रखना। यहाँ पर साउथ ईस्ट ट्रेड विंड होता है, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड होता है ना। ये वेस्टर्लीज हो गया, ये ईस्टर्लीज हो गया, है ना, ईस्टर्लीज हो गया ये। यहाँ पर विंड जो है राइट वर्ड जो है मूव करेगा, यहाँ पर लेफ्ट वर्ड करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। अब हम प्लानिटरी विंड को समझते हैं। विंड ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम वन लैटिट्यूड टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस इन एयर प्रेशर आर कॉल्ड प्लानिटरी विंड। तो ऐसे विंड जो थ्रू आउट द ईयर जो है एक लैटिट्यूड से अनदर लैटिट्यूड में मूव करते रहते हैं ड्यू टू लैटिट्यूडनल डिफरेंसेस। किसके कारण, एयर प्रेशर में लैटिट्यूडनल डिफरेंस जो होता है इसके कारण। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर मूव करते रहते हैं, इसे हम प्रिवेलिंग विंड या प्लानिटरी विंड कहते हैं, है ना, ये याद रखना। यही है प्लानिटरी विंड, है ना। पोलर हाई, सब पोलर हाई, पोलर लो, ठीक है, देन इक्वेटोरियल लो, है ना, यही हैं आपके प्लानिटरी विंड्स। तो ये 3 टाइप का दिया है यहाँ पर मेन प्लानिटरी विंड्स, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, टेम्परेट वेस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज विच ब्लो फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर एरिया टू टेम्परेट लो प्रेशर एरिया। ठीक है, तो ये पोलर हाई हो गया और ये पोलर लो है। ठीक है, पोलर लो है तो यहाँ से इधर को मूव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेलिंग विंड्स आर ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्ली विंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। तो पहला है इसमें कि ट्रेड विंड, तो ट्रेड विंड कितने डिग्री लैटिट्यूड में मूव करता है। ठीक है, तो ये मूव करता है 5 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में मूव करता है इन नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न में भी इतना ही होगा। ठीक है, 5 टू 30 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड में ट्रेड विंड मूव करता है, ये याद रखना। ठीक है, देन इन सदर्न हेमिस्फीयर फ्रॉम द इक्वेटर वर्ड साइड ऑफ सब ट्रॉपिकल हाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एयर फ्लोज टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो बट इट डिफ्लेक्टेड राइट अकॉर्डिंग टू फल्स लॉ, है ना। तो ये याद रखना। तो अगर हम देखें ये इक्वेटोरियल लो हो गया आपका। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लो है ना, इक्वेटोरियल लो है। अब ये नदर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो नदर्न हेमिस्फीयर में अकॉर्डिंग टू फल्स लॉ विंड किधर डिफ्लेक्ट होता है, राइट की ओर डिफ्लेक्ट होता है, राइट वर्ड होता है। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फल्स लॉ। ठीक है, फल्स लॉ। तो जो ट्रेड विंड है ये इक्वेटोरियल लो की ओर तो मूव करेगा, लेकिन लेफ्ट वर्ड करेगा कि राइट वर्ड करेगा, तो राइट वर्ड करता है नदर्न में और लेफ्ट वर्ड करता है सदर्न में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, है ना। इसको ऐसे याद रख लेना आप, नॉर्थ इंडिया और ये साउथ इंडिया। ठीक है, तो केरला में आप देखोगे तो लेफ्ट पार्टी है ना, CPIM, है ना, और नॉर्थ इंडिया में क्या है, राइट विंग पार्टी है।
ठीक है, बीजेपी वगैरह ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पर, है ना, तो राइट विंग पार्टी है, तो ऐसे इसको याद रख लेना, ठीक है, मैं जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। केरला में लेफ्ट पार्टी है, तो लेफ्ट वर्ड याद रखना, और जो कि केरला किस तरफ है, साउथ इंडिया में है ना, और नॉर्थ में क्या है, राइट विंग पार्टी है बीजेपी, ठीक है, तो राइट वर्ड होगा नॉर्थ में, है ना, ये ईजिएस्ट वे है याद करने का। अब देखो ये होता क्या है, राइट वर्ड तो मूव किया इसने, तो ये नॉर्दर्ली जो है नॉर्थ की ओर ना जाके क्या करता है, बेंड हो जाता है वेस्ट वर्ड की ओर, ठीक है, वेस्ट वर्ड जो है बेंड हो जाता है, और इस कारण से जो है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का फॉर्मेशन होता है। अभी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड का याद रखना, जब मैं मॉनसून पढ़ाऊँगा, ठीक है, तब ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आपको वहाँ पर याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड हमने कहाँ पर पढ़ा था, ठीक है। तो इसको 2 लाइन में अगर समराइज़ करूँ मैं, तो जो आपका नदर्न हेमिस्फीयर है, इसमें जो विंड मूव करता है ना, पोल, ये क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई से किस तरफ, इक्वेटोरियल लो की ओर, तो कैसा करता है, नॉर्दर्न में राइट वर्ड करता है, ठीक है, और राइट वर्ड करेगा तो डिफ्लेक्ट किस तरफ हो जाता है, ये मतलब बेंड किधर हो जाता है, वेस्ट वर्ड हो जाता है, और क्या बन जाता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बन जाता है, ठीक है, ये राइट की ओर डिफ्लेक्ट हुआ और क्या हो गया आपका, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बन जाता है, जिससे मानसून आता है हमारे इंडिया में, है ना। देन नेक्स्ट है, इन सदर्न हेमिस्फीयर विंड्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई, दिमाग में याद रखो सब ट्रॉपिकल हाई कहाँ पढ़ा था हमने, और हम किस तरफ की पढ़ रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर की ओर पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर ब्लोइंग टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो की ओर जाएगा, है ना, ये आपका सदर्न में हो गया, सब ट्रॉपिकल हाई सदर्न में हो गया, इक्वेटोरियल लो हो गया आपका ये, ठीक है। तो इसमें विंड जो है इक्वेटर की ओर ब्लो कर रहा है, ठीक है, एंड सिमिलरली डिफ्लेक्ट वेस्ट वर्ड, है ना, किस तरफ होगा ये, वेस्ट वर्ड, वेस्ट किधर हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है, तो वेस्ट वर्ड हो रहा है ये, है ना, मूव वेस्ट वर्ड, बिकम प्रिवेलिंग सदर्न साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है यहाँ पर, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड बन जाता है ना, और यही नॉर्थ है ये, है ना, नॉर्थ है, नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल हाई, तो ये राइट की ओर जो है डिफ्लेक्ट हो जाता है, और बेंड होके क्या बनाता है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड बनाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन याद रखना, ठीक है, तो इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, और मैप याद रखना दिमाग में, तो इनको पढ़ने में इजी रहेगा और समझ में आएगा, नहीं तो बिना मैप याद रखे जो है पढ़ोगे ना, उसको तो समझ में नहीं आएगा। तो आई होप मैंने मैप के थ्रू समझाया तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा किसी को तो पीछे जाके 5 मिनट 10 मिनट जहाँ से भी मैंने स्टार्ट किया था फिर से पढ़ना, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ट्रेड विंड्स आर नोटेड फॉर देयर consistency both in force and direction in many areas, especially over open seas, and derive their name from their nautical expression to blow trade, meaning to blow along the regular track। सब काम का नहीं है। Zones of subtropical highs in latitudes about 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड 35 डिग्री साउथ, इसे हम क्या बोलते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है, हॉर्स लैटिट्यूड ऐसा इसलिए बोलते हैं, देखो इसके कई सारे रीजंस हैं जो मैंने पढ़े हैं। पहले क्या होता था ना, एक तो स्नोरिंग विंड्स होती हैं यहाँ पर, जो कि जैसा साउंड निकालता है ना हॉर्स, वैसा आवाज़ आता है जो स्नोरिंग विंड होता है उसके कारण, ठीक है। और इसका दूसरा रीज़न भी इंटरनेट में मिल जाएगा, अजीब सा है बट इट कुड बी ट्रू, ठीक है, क्योंकि हॉर्स का पहले ट्रेड होता था ना डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो जब विंड मान लो अपोजिट डायरेक्शन से आने लगता था तो जस्ट क्या बोलते हैं और उनका बोट जो है सिंक ना हो, इसलिए जो हॉर्स को जो है ओशियन में ही फेंक देते थे, ठीक है, तो इसलिए उस जोन को ही हॉर्स लैटिट्यूड बोलने लगे, एक ये रीज़न भी है, इंटरनेट में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा स्नोरिंग साउंड, हॉर्स के जो साउंड होते हैं वैसा आता है, ठीक है, इसलिए हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं उसको। और ये कितना है, 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में है, जहाँ पर आपका सब ट्रॉपिकल हाई है ना ऑलमोस्ट। तो ये चीज़ याद रखना यहाँ तक। नेक्स्ट है द वेस्टर्लीज। तो पहला तो है इसमें कि लोकेशन याद रख लो, लोकेशन कौन सा है वेस्टर्लीज का, तो दोनों लैटिट्यूड दोनों हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न एंड सदर्न में 35 से 60 के बीच में, ठीक है, 35 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में वेस्टर्लीज होता है। तो देखो यहाँ पर क्या है वेस्टर्लीज में, ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, है ना, ये सब ट्रॉपिकल हाई है और ये सब पोलर लो है। तो सब ट्रॉपिकल हाई से
सब पोलर लो की ओर विंड डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, विंड डिफ्लेक्ट होगा। और किस डायरेक्शन में होगा ये, ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होगा ना, ये ईस्ट हो गया आपका, ठीक है, तो ईस्टवर्ड डायरेक्शन में होता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फेयर में सदर्न वेस्टर्लीज, साउथ वेस्टर्लीज फॉर्म करता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ वेस्टर्लीज फॉर्म करता है, ये याद रखना है ना, नॉर्थ वेस्टर्लीज, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि देखो यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ, है ना, ये हो गया साउथ। अब ये पोलवर्ड तो जा रहा है ना, बट डिफ्लेक्ट होके वापस से किस तरफ आ गया, साउथ की ओर आ गया। तो हम इसे क्या बोल रहे हैं, सदर्न वेस्टर्लीज। अब यहाँ पर ये देखो, ये वाला पार्ट है ना, ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट किधर हुआ, साउथ की ओर, और साउथ से फिर नॉर्थ की ओर आ गया घूम के, है ना। तो इसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, नदर्न वेस्टर्लीज बोल रहे हैं, ठीक है। तो इन लोकेशंस को याद रखना, वर्ड्स को याद रखना, अपोजिट हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, यहाँ पर ये चीज़ बता रहा है, जस्ट याद रखना समझने के लिए। ट्रेड विंड जैसे था ना 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में, तो वेस्टर्लीज आर वेरी वेरिएबल इन फोर्स एंड डायरेक्शन, स्पेशली इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। वहाँ पर वेरिएबल होता है फोर्स में और डायरेक्शन में, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में। बट सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें हम, तो यहाँ पर वेस्टर्लीज जो है ब्लो करता है ग्रेटर स्ट्रेंथ के साथ, रेगुलर ट्रैक पे जो है अराउंड द ईयर जो है मूव करता है, अनइंटरप्टेड होता है ना, एक्सपांस इसका ओशियन में। इस कारण से यहाँ पर रोरिंग जो है 40s, ठीक है, रोरिंग 40s जो है, इस कारण से इसको नाम दिया गया है। टू रीजन स्पेशली बिटवीन लेटीट्यूड्स ऑफ 40 to 50 डिग्री साउथ। अब देखो 40 to 50 डिग्री नॉर्थ में लैंड है, ओशियन नहीं है यहाँ पर, इसलिए डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। 40 to 50 डिग्री जो लेटीट्यूड्स हैं नॉर्थ में, वहाँ पर लैंड है, और सदर्न में क्या है, अपना ओशियन है, इस कारण से यहाँ पर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। तो जो आपका रोरिंग 40s है, ये सिर्फ साउथ में है, याद रखना, 40 to 50 डिग्री साउथ में, है ना। अब ये रोरिंग 40s क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो विंड स्पीड है ना काफ़ी हाई होता है, याद रखना, काफ़ी हाई विंड स्पीड होता है, इसलिए अंटार्कटिका वगैरह में जाने में जो है ना बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना। तो ये चीज़ याद रखना। तो नेक्स्ट है इसमें पोलर ईस्टर्लीज, पोलर ईस्टर्लीज। द पोलर ईस्टर्लीज ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर एरियाज टू टेम्परेट लो प्रेशर एरिया ऑन द इक्वेटर वर्ड जर्नी, दे आर डिफ्लेक्टेड वेस्टवर्ड टू बिकम नॉर्थ ईस्टर्लीज इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड साउथ ईस्टर्लीज इन सदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो अगेन डायग्राम से देखते हैं इसको। तो देखो जो अपना पोलर ईस्टर्लीज था, है ना, ये पोलर हाई हो गया, ठीक है, पोलर हाई नॉर्थ एंड साउथ में, और ये टेम्परेट लो हो गया, सब पोलर लो कहते हैं जिसको हम, ठीक है। तो ये वेस्ट वर्ड जाता है ना। अब ये देखो विंड किधर जाएगा, पहला तो इक्वेटर की ओर जाएगा, ठीक है, इक्वेटर के डायरेक्शन में जाएगा। अब ये ईस्ट की ओर जाएगा कि वेस्ट की ओर जाएगा, तो ये ईस्ट हो गया आपका और ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो वेस्ट वर्ड देखो यहाँ पर भी वेस्ट वर्ड जा रहा है और यहाँ पर भी वेस्ट वर्ड ही जा रहा है, ठीक है। तो दोनों जगह वेस्ट वर्ड ही जा रहा है, ये चीज़ याद रखना, है ना, नॉर्थ में भी साउथ में भी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर, दैट इज़ योर पोलर ईस्टर्लीज, है ना। नेक्स्ट है मॉनसून। मॉनसून का ये याद रखना कि मॉनसून क्या है आपका, एक अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड और कौन से हैं अपने एग्रीकल्चर में, तो दैट इज़ खरीफ रबी जायद, है ना, ये भी आपके क्या हैं, अरेबिक वर्ड है, ठीक है। खरीफ रबी जायद भी अरेबिक वर्ड है, याद रखना, ठीक है। मॉनसून इज़ अ सीजनल चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द प्रिवेलिंग विंड। तो जो विंड चलते रहता है ना अराउंड द ईयर, तो उसमें सीजनली चेंज होता है, ठीक है। इस चीज़ को हम मॉनसून में शायद यहाँ पर ज़्यादा नहीं दिया है, ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून अलग से चैप्टर है, तो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं, है ना। तो जो विंड के डायरेक्शन में सीजनली चेंज होता है उसे हम मॉनसून कहते हैं, ठीक है। तो जैसे समर में केरला की ओर आता है ना, समर में हमारा लैंड जो है नॉर्थ इंडिया गर्म हो जाता है काफ़ी, इसके कारण एयर डेंसिटी लो हो जाएगा, तो लो प्रेशर हो जाता है, और जो ओशियन है अरेबिक ओशियन, यहाँ से जो है मॉइस्चर आने लगता है अपने लैंड एरिया में, और वहाँ फिर बारिश होने लगता है, ठीक है। और यही चीज़ रिवर्स हो जाता है जब विंटर का टाइम आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पर आगे चल के, ठीक है। और मानसून याद रखना सभी कंट्रीज़ में नहीं आता, है ना, सभी कंट्रीज़ में नहीं आता, मोस्टली जो इक्वेटर के आसपास वाली कंट्रीज़ है ना, जहाँ पर ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ये है जोन, वहीं पर आता है, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से बताऊँगा
जब हम मानसून तो यहाँ पर दिया है, बट साउथ वेस्ट मानसून नहीं दिया हमारा जो आगे आगे है ना, तो वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ को, ठीक है। ये प्रोबेबली कहाँ पर आता है, एशिया में, जैसे कि इंडिया, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, फिर आपका कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी आता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स के भी कुछ पार्ट में आता है। पीरियोडिक विंड्स भी जो एक पर्टिकुलर पीरियड में चलता है, जैसे कि लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, इसको समझ लेना इम्पॉर्टेंट है। तो देखो इस चीज़ को मैं बताता हूँ। वाटर एक बैड कंडक्टर है ना, वाटर एक बैड कंडक्टर है किसका, हीट का, ठीक है। बैड कंडक्टर है हीट के लिए, तो ना तो ज़्यादा ये गर्म होगा ना जल्दी ठंडा होगा। बट लैंड आपका यहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अब ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, है ना। इसी से जो है आपका लैंड ब्रिज और वैली ब्रिज बनता है। अकॉर्डिंग टू फोन याद रख लेना, फ्लोन नहीं है, फोन है एक्चुअली वो। मॉनसून इज़ अ सीजनल मॉडिफिकेशन ऑफ जनरल प्लानिटरी विंड सिस्टम, ये स्टेटमेंट कभी कभी याद आता है, तो याद रखना, ठीक है। अब समर मॉनसून इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साउथ वेस्टर्ली विंड, है ना, एंड इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई वेरिएबल वेदर विद फ्रीक्वेंट स्पेल्स ऑफ ड्राउट एंड हैवी रेंस। तो समर मॉनसून का याद रखना, इसे हम साउथ वेस्टर्ली विंड भी कहते हैं, और इसके कैरेक्टर क्या हैं, ये हाईली वेरिएबल वेदर होता है, फ्रीक्वेंट जो है इसमें ड्राई स्पेल्स और ड्राउट्स आते हैं, एंड हैवी रेंस भी होता है, ठीक है। बट विंटर मॉनसून की बात करें हम तो इट इज़ अ जेंटल ड्रिफ्ट ऑफ एयर इन विच विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड इज़ नोन एज नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स एंड मॉनसून विंड्स ऑफ इंडिया आर, ये आगे बताया है यहाँ पर, ठीक है। मॉनसून विंड्स ऑफ इंडिया 3.7 पे, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे और वहीं पर मॉनसून को अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। अभी इसको स्किप कर दो, ठीक है ना। हम मेन समझ लेते हैं साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, ठीक है, वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो साइक्लोन और एक है एंटी साइक्लोन, मैं सिंपली बताता हूँ। देखो ये है साइक्लोन, है ना, ये बनता कैसे है। देखो सेंटर में क्या होता है, साइक्लोन के लो प्रेशर होता है, एंटी साइक्लोन के सेंटर में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। क्या होता है कि मान लो यहाँ ये एक पॉइंट है, यहाँ पर सोलर रेडिएशन ज़्यादा हिट कर रहा है, ठीक है। तो अगर इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस हो गया, या हम कह सकते हैं अबाउ 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, तब साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, साइक्लोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, मीन्स साइक्लोन का फॉर्मेशन। तो टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा हो गया, या फिर अबाउ 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ का जो वाटर है, ठीक है, ये वेपराइज होने लगेगा। वेपराइज होने लगेगा तो क्या होगा, यहाँ का एयर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, एयर डेंसिटी डिक्रीज़ होगा। अब मैंने बताया है कि हमेशा विंड कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, ठीक है। तो देखो ये एक सर्कल के फॉर्म में ये घूमने लगेगा ये ऐसे, ठीक है। ये फिनोमिना होते रहेगी, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज़ होते रहेगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड मूव करते रहेगा, ठीक है। तो ये फिर बड़ा रूप ले लेता है अपना, है ना, और ऐसे ही साइक्लोन का फिर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट कि साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, और ये जनरली ट्रॉपिकल रीजन्स में ही आता है साइक्लोन, है ना, टेम्परेट रीजन में नहीं आता। तो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अ साइक्लोन इज़ अ रीजन ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट इज़ एसोसिएटेड and its associated storm system, of which there are two types. First, characterized of temperate latitudes, is now usually referred as depression. The second, in general, covers a smaller area and typical of the tropics, is called tropical cyclones. The tropical cyclones are generally violent with wind speeds as high as 120 to 280 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 280 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो ज़्यादा वायलेंट होते हैं, और जो आपका टेम्परेट रीजन में होता है उसे हम डिप्रेशन कहते हैं ना, वो इतने वायलेंट नहीं होते, ठीक है। तो इनका विंड स्पीड कितना होता है, 120 से 280 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा स्पीड है, याद रखना, है ना। 80 के किलोमीटर के ऊपर बाइक या फिर कार का स्पीड कितना होता है वो याद रखना, तो 120 किलोमीटर पर आवर विंड का स्पीड कितना होता होगा, ठीक है। तो दैट इज़ अबाउट साइक्लोन। फिर एंटी साइक्लोन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इनका डायरेक्शन भी याद रखना, साइक्लोन जो है एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है, और एंटी साइक्लोन जो है क्लॉकवाइज जो है मूव करता है, ठीक है, ये याद रखना। अब एंटी साइक्लोन जो है, साइक्लोन में लो प्रेशर था सेंटर में, तो एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर होगा सेंटर में,
ठीक है, लाइट विंड्स होंगी इसमें। बोथ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स आर मैनिफेस्टेड बाय सर्कुलर ओवर जो है या फिर वेस्ट शेप्ड अरेंजमेंट होता है इनका, है ना। विद लोअर प्रेशर एट सेंटर इन साइक्लोन्स एंड हाईएस्ट प्रेशर एट द सेंटर इन केस ऑफ एंटी साइक्लोन। और दोनों का जो गवर्निंग लॉ होता है ना, ये याद रखना, बायस-बेलेट्स लॉ होता है, ठीक है। तो बायस-बेलेट्स लॉ जो है किसको गवर्न करता है, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का। ये क्या स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट इन नदर्न हेमिस्फीयर विंड्स मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये याद रखना, नदर्न हेमिस्फीयर में विंड का मूवमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। क्लॉक कैसे मूव करता है, इस डायरेक्शन में करता है ना। ये आपका राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो राइट टू लेफ्ट मूव करता है ना। क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज में इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है किधर, नदर्न हेमिस्फीयर में, एंड अराउंड द सेंटर लो प्रेशर। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस में मूव करता है, ऑफ हाई प्रेशर इन सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो सदर्न हेमिस्फीयर में इसका रिवर्स हो जाता है, ठीक है। साइक्लोन्स मूविंग मच फास्टर देन एंटी साइक्लोन्स, ये भी याद रखना, साइक्लोन ज़्यादा फास्ट मूव करता है कंपेयर टू एंटी साइक्लोन, इसलिए साइक्लोन जो है ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करता है कंपेयर टू एंटी साइक्लोन, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंस दिया है, प्रेशर सेंटर में लो है, इसका हाई है, सर्कुलेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसका क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। रिलेटिवली मोर जो है डिस्ट्रक्टिव होगा, ये लेस डिस्ट्रक्टिव होगा, ठीक है। चेंज इन वेदर इज स्पीडी एंड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, चेंज इन वेदर इज स्लो एंड माइल्ड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। ये साइरस क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर साइरस क्लाउड एब्सेंट होता है। मोर क्लाउडीनेस एंड रेनफॉल होता है, ये लेस क्लाउडीनेस होता है, ठीक है। इनवर्ड स्पायरलिंग होता है एयर का, क्योंकि सेंटर में लो प्रेशर होता है। ये आउटवर्ड स्पायरलिंग होता है फ्रॉम सेंटर, क्योंकि हाई प्रेशर होता है एंटी साइक्लोन का सेंटर में, ठीक है, कि याद रखना। अब कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर याद रखना कि डायमीटर कितना होता है साइक्लोन का, एवरेज डायमीटर होता है 23 किलोमीटर का, ठीक है। डायमीटर की बात हो रही है 23 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितना होता है साइक्लोन का, तो 18 किलोमीटर पर आवर होता है, एवरेज स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। साइक्लोनिक स्टेज में स्पीड कितना होता है, तो अबव 120 किलोमीटर पर आवर होता है साइक्लोनिक स्टेज में, ठीक है। साइक्लोजेनेसिस का टेम्परेचर कितना है, मोर देन 26 डिग्री सेल्सियस, या आप कह सकते हो 27 और अबव 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, साइक्लोजेनेसिस का टेम्परेचर है ये। तो आई होप ये साइक्लोन और एंटी साइक्लोन समझ में आ गया होगा। अब देखो साइक्लोन को जो डिफरेंट नेम है ना, यहाँ पर नहीं दिया है, ये चीज़ रेड्डी में दिया हुआ है, और वहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको वहीं से पढ़ लेना एग्जैक्टली। आप डिफरेंट जियोग्राफी की बुक या फिर आप इंटरनेट में देखोगे ना डिफरेंट साइक्लोन का नेम डिफरेंट कंट्री में, तो वहाँ पर अलग दिया है, उसको याद मत रखना, उसको याद मत रखना, वो रेड्डी का ही मानता है, ठीक है। तो रेड्डी में जो दिया है उसको याद रखना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये मिस्टेक मत करना, है ना। नेक्स्ट है समर ब्रीज, लैंड ब्रीज, जिसको हम लोकल विंड के अंदर में आते हैं, है ना। सी ब्रीज देखो डे टाइम पे होता है, और लैंड ब्रीज जो है नाइट के टाइम पे होता है। इसको याद कैसे रख सकते हो आप, ऐसे ही आपका वैली ब्रीज जो है ना, वैली ब्रीज वो डे टाइम में होता है, और माउंटेन ब्रीज ये कब होता है आपका, नाइट के टाइम पे होता है। तो इसको याद करने का मैं सिंपल ट्रिक बताता हूँ। माउंटेन में एन है और लैंड में भी एन है, ठीक है, और नाइट में भी एन है, तो एन वाले नाइट हो जाएंगे, और जिसमें एन नहीं है वो डे में लगा दो, ठीक है। तो ये सिंपली आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। ये लोकल विंड्स के टाइप हैं। अब सी ब्रीज या लैंड ब्रीज कैसे फॉर्म होगा, देखो ये क्या है आपका, लैंड ब्रीज लेफ्ट में है और सी ब्रीज जो है राइट में है ना। तो मैंने क्या बताया, लैंड ब्रीज जो है नाइट में होता है और सी ब्रीज जो है डे में होता है। अब देखो लैंड ब्रीज ये नाइट में हो रहा है ना, लिख देता हूँ, ये तो कंफ्यूज हो गए, ये डे में हो रहा है। अब पहले डे का हम देखते हैं। मैंने बताया ये ओशियन है, ठीक है, और ये लैंड है हमारा, है ना। तो डे टाइम में टेम्परेचर किसका लो होगा, ठीक है, टेम्परेचर मतलब लो किसका होगा, तो वाटर का होगा, क्योंकि यहाँ पर बैड कंडक्टर है ना वाटर हीट के लिए, तो ना तो ज़्यादा कूल होगा ना ज़्यादा गर्म होगा ये, ठीक है। तो कंपेरेटिवली लैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो लैंड का टेम्परेचर आपका क्या होगा, यहाँ पर हाई होगा। अब हाई होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर ये भी लो होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होगा, है ना। तो और यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मूवमेंट विंड का कहाँ से कहाँ होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, मीन्स ओशियन से लैंड की ओर होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं, और ये कब होगा, डे टाइम में होगा, है ना। और समर में भी यही होता है, समर एंड स्प्रिंग में।
ठीक है। अब नाइट में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लैंड क्या है आपका, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, है ना, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर लो हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई हो जाएगा। अब ओशियन ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है, तो ये रिलेटिवली वार्म रहेगा, है ना। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है आपका एयर का मूवमेंट होने लगेगा। ये नाइट के टाइम पे होगा, है ना। तो इसे हम क्या बोलेंगे, लैंड ब्रीज बोलेंगे। और ये विंटर में भी होता है, देखो यहाँ पर भी एन आ रहा है विंटर में भी, है ना, तो विंटर में होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। तो इस चीज़ को मतलब समझोगे ना, इसकी टेक्निकलिटी मतलब कैसे वर्क करता है चीज़ें, है ना, साइंस किसके बिहाइंड द साइंस अगर आप समझ लिए तो इस चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर पूरा वही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अब माउंटेन ब्रीज एंड लैंड वैली ब्रीज कैसे बनता है, ठीक है। माउंटेन कब होगा आपका, नाइट में होगा, और डे टाइम में क्या होगा, वैली ब्रीज होगा, ठीक है। तो डे देखो, डे का पहले याद रखते हैं, ये टॉप है ना, तो ये हो गया वैली, है ना, और ये हो गया आपका माउंटेन, है ना। तो वैली से माउंटेन की ओर जो है आपका ये क्या बोलते हैं, विंड मूव करता है। अभी डे टाइम में होता है ना। तो टॉप ऑफ द माउंटेन में ज़्यादा सोलर रेडिएशन रिसीव करता है, क्योंकि एलिवेटेड है ना, ऊपर है ये, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे उतना ज़्यादा आपको सोलर रेडिएशन रिसीव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, वैली में जो है अब ये एलिवेशन इसका लो है नीचे, ठीक है। और दूसरा है कि शैडो इफेक्ट भी होता है माउंटेन का, है ना, ये भी एक रीज़न है। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी, सॉरी टेम्परेचर हाई होगा बोल रहा हूँ, टेम्परेचर लो होगा यहाँ पर, है ना। तो टेम्परेचर लो होगा तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई होगा। अब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड मूव करने लगेगा, इसे हम क्या बोलेंगे, वैली ब्रीज बोलेंगे। ये डे टाइम पे होगा। माउंटेन में अब देखो ये टॉप है ना, अब टॉप में जो है और ये लो है वैली, ठीक है। तो माउंटेन्स जो है अपना टेम्परेचर जल्दी लूज़ करती हैं, ठीक है, क्योंकि एलिवेटेड है, ऊपर है ये, ठीक है। तो इसीलिए कभी आप पहाड़ों में जाओगे तो ऊपर जो है ज़्यादा ठंडक फील होता है आपको, टेम्परेचर लो होता है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अब वैली में इतना चेंज नहीं होता है टेम्परेचर, है ना, वैली में टेम्परेचर इतना नहीं होता है, अपना मॉइस्चर लूज़ नहीं करता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो इसलिए टेम्परेचर यहाँ पर जनरली क्या होगा, टेम्परेचर थोड़ा हाई होगा, है ना, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा आपका, लो होगा। तो अगेन हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड मूव करने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, है ना। एक होता है देन अगेन विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। तो जिस तरफ से हवा आ रहा है उसे हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और जिस तरफ को जा रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, लीवर्ड साइड, है ना। फ्रॉम डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द विंड इज़ ब्लोइंग, ठीक है, इज़ विंडवर्ड, एंड टू विच इज विंड ब्लोइंग, जिस डायरेक्शन को जा रहा है उसे हम लीवर्ड कहेंगे, ठीक है। तो याद रखना। आई होप मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, इसके पीछे का साइंस जो है, रीजन्स जो है एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब इसको याद रख लेना, कब कब होता है याद रखना। फ़ोन एंड चिनूक, देखो ये हमारे यहाँ नहीं होता है, और ये जनरली एक ही चीज़ है, और ये यूरोप एंड अमेरिका में होता है ना, अपने इधर नहीं होता। इसको जस्ट फ़ोन का ये याद रख सकते हो, इट इज़ वार्म ड्राई विंड that blows down to the valleys of the north facing slope of the Alps and is common in spring and autumn। बस इतना याद रखना, ठीक है। टू नॉर्थ ऑफ द एल्प्स ड्रॉज एयर फ्रॉम द साउथ ओवर द माउंटेन्स, है ना। तो ये याद रखना, वार्म ड्राई विंड होता है, ये ब्लो करता है डाउन वैलीज़ की ओर जो है ब्लो करता है विंड, और नॉर्थ फेसिंग स्लोप में होता है ना, और स्प्रिंग एंड ऑटम में होता है, इसे हम फोन कहते हैं, ठीक है। चिनूक है, चिनूक भी सेम है, वार्म ड्राई, बट ये साउथ वेस्टर्ली विंड है ना, सिमिलर टू फोन है इन ऑरिजिन एंड करेक्टर, बट ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम है, याद रखना। नेक्स्ट इसमें टॉर्नेडो, टॉर्नेडो ऑल्सो समटाइम्स नोन एज ट्विस्टू इन यूएसए, याद रखना, ठीक है। तो ट्विस्टू या टॉर्नेडो हम यूएसए में कहते हैं, है ना। आ वायलेंटली रोटेटिंग स्टॉर्म इन विच विंड्स व्हर्ल अराउंड आ स्मॉल एरिया एंड एक्सट्रीमली लो प्रेशर। तो काइंड ऑफ साइक्लोन है, इसके ऊपर मूवीज़ भी बनी है, यूएसए वगैरह में देखना, है ना, अगर कभी देखा हो किसी ने, ठीक है। तो टॉर्नेडो ट्विस्टू यूएसए में होता है, याद रखना, है ना। सम अदर इंपॉर्टेंट लोकल विंड्स, बस नाम याद रख लो मैं कहता हूँ, ठीक है। हरमट्टन जो है, जिसमें वेरी ड्राई एंड डस्टी लेदन डस्ट वाला जो ये होता है विंड्स,
जो कि वेस्ट अफ्रीका में फ्लो होता है, ठीक है, सहारा डेजर्ट के आसपास, अक्टूबर फरवरी के आसपास, ठीक है। जिसको याद रखना हो याद रख लेना। सिरोक्को जो है कहाँ पर होता है, रीजन बस याद रख लेना, सहारा टू मेडिटेरियन रीजन में होता है ना। फिर इजिप्ट में कौन सा होता है, खामसिन होता है। मिस्ट्रल एंड बोरा कहाँ पर होता है, विंटर विंड्स होता है। देन नॉर्वेस्टर याद रखना, इट इज़ अ स्क्वेल अकरिंग ड्यूरिंग हॉट सीजन स्पेशली इन अप्रैल एंड जून, एंड ये क्या लाता है, रेन और हेल लाता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में से हम क्या बोलते हैं, नॉर्वेस्टर बोलते हैं। द लूज आर हॉट एंड ड्राई समर वेस्टर्ली विंड्स दैट स्वीप एंड अपर मिडिल गंगा प्लेन्स, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं उतना, ठीक है। तो याद रखना कि कौन सा विंड कहाँ पर हो रहा है, कहाँ पर है ना, किस रीजन में, बस ये याद रखना। और उस इतना याद हो जाए तो उसके आगे और पढ़ना होगा तो उसका करेक्टर याद रख लेना कि डस्ट लेडन है, ड्राई है कि वेट है ना। तो ये याद रख लेना, ठीक है, इतना याद हो जाए, कभी कभी आ जाता है। ये याद करने से पहले मैं कहूँगा साइक्लोन के नाम याद रख लेना जो रेड्डी में दिए हैं, ठीक है, साइक्लोन के नेम्स इंपॉर्टेंट है। विंड एंड क्रॉप्स का याद रख लेना, ठीक है। तो जनरली विंड स्पीड होगा तो लॉजिंग होती है, सीधी सी बात है ना। स्ट्रॉन्ग विंड डेवलप्स जीरोफिटिक कैरेक्टर एंड इंक्रीजेस रूट टू सूट रेशियो, ये याद रखना। स्ट्रॉन्ग विंड है अगर तो जीरोफिटिक कैरेक्टर डेवलप होता है क्योंकि रूट को ज़्यादा डेवलप करते हैं ना, और मॉइस्चर को सीधी सी बात है वो वेपराइज कर देता है ना, वेपराइज कर देता है, इसलिए जीरोफिटिक कैरेक्टर डेवलप होता है स्ट्रॉन्ग विंड के कारण प्लांट्स में, ये चीज़ याद रखना। दूसरा है एक्सपोजर ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स टू हॉट विंड रिजल्टिंग इन ड्वार्फिंग ड्यू टू डेसिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू एंड रिड्यूस्ड ग्रोथ। तो याद रखना अगर ग्रोइंग प्लांट्स जो है हॉट विंड में अगर एक्सपोज हो जाते हैं तो ड्वार्फिंग कॉज करता है ना, डेसिकेशन के कारण, रिड्यूस्ड ग्रोथ के कारण, ठीक है। फिर विंड इंक्रीजेस क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, है ना, क्योंकि इवेपोरेशन लॉस और वेपोराइजेशन लॉस, ट्रांसपिरेशनल लॉस ये ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, ईटी लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से वाटर रिक्वायरमेंट जो है इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है अगर विंड स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो ये क्या कॉज करता है, लॉजिंग कॉज करता है, ठीक है, और हैवी जो है लॉस कॉज करता है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है लीवर्ड और क्रॉप प्लांट्स यील्ड मोर देन दोज इन विंडवर्ड। तो जो लीवर्ड क्रॉप्स होती हैं ना, ये मानसून में बताऊंगा, ठीक है, विंडवर्ड से ज़्यादा जो है यील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ये हर जगह एक्चुअली जियोग्राफी पे डिपेंड करता है, स्टेटमेंट यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है, मैं ये चीज़ बताऊंगा, ठीक है, आगे जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा। यूनिवर्सली करेक्ट नहीं है बट ये दिया है तो याद रखना अभी। मिनिमम विंड स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इज़ नीडेड फॉर विनोइंग ऑपरेशन, ठीक है। तो लॉजिंग होता है अबव 50 किलोमीटर, विनोइंग होता है अगर 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो, है ना। और विंड स्ट्रॉन्गर देन 8 किलोमीटर पर आवर अगर है तो ये क्या करता है, सैंड वगैरह को लिफ्ट करता है ना, ये याद रखना, 8 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा है तो। स्पीड से याद रखना, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जस्ट याद रखना है। नेक्स्ट है इसमें मेजरमेंट ऑफ विंड्स, ठीक है। मेजरमेंट में क्या है आपका, पहला तो है एरोवेन। एरोवेन क्या करता है, डायरेक्शन एंड स्पीड और वेलोसिटी। एरोवेन मैंने बताया था ना, जो आपका विंड वेन है, ठीक है, विंड वेन क्या करता है आपका, सिर्फ डायरेक्शन करता है, ठीक है, विंड वेन क्या करता है, सिर्फ डायरेक्शन करता है। एरोवेन क्या करता है आपका, डायरेक्शन और स्पीड या वेलोसिटी दोनों को मेजर करता है, ठीक है, एरोवेन, है ना। एनीमोमीटर सिर्फ वेलोसिटी को करता है, ठीक है। तो टोटल डायरेक्शंस कितने होते हैं, 16, है ना। ट्रू नॉर्थ कितने पे होता है, 0 डिग्री पे, या फिर हम बोल सकते हैं 360 डिग्री पे ट्रू नॉर्थ होता है, ठीक है। तो ये मान लो नॉर्थ है ना, इसको शॉर्ट में बताता हूँ मैं। ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट, है ना। तो ट्रू नॉर्थ कितना है, 0 डिग्री। तो ईस्ट कितने पे होगा, 90 डिग्री पे। वेस्ट कितना होगा, 270 डिग्री पे। साउथ कितना होगा, 180 डिग्री पे, ठीक है। अब इसके बीच जितने होंगे वो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, है ना, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे डिफरेंट नेम्स होंगे, उनके फिर डिफरेंट डिग्रीज़ होंगी। तो हम डायरेक्शन किस पे मेज़र करते हैं, डिग्री पे करते हैं, ठीक है, डिग्री। एनीमोमीटर जो है विंड वेलोसिटी को मेज़र करता है, ये 2 टाइप का होता है, एक रॉबिन्सन कप है और दूसरा है डाइन प्रेशर ट्यूब एनीमोमीटर। तो इसको याद कैसे करना है, रॉबिन्सन कप जो है इंडिया में यूज़ होता है, ठीक है, और ड्यून जो है प्रेशर कहाँ पर होता है, यूएसए में होता है। तो सभी रॉबिन हुड है ना इंडिया में कहा जाए तो, देखो रॉबिन हुड ज़्यादा है इंडिया में, है ना, रॉबिन हुड टाइप के लोग बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, ठीक है। तो रॉबिन्सन कप कहाँ पर यूज़ होता है, इंडिया में।
ठीक है। और डाइन प्रेशर कहाँ पर होता है, यूएसए में होता है, ठीक है। डाइन प्रेशर कहाँ पर होता है, यूएसए में होता है। इसमें जो कप्स होते हैं ना 3 से 4 होते हैं, और ये लाइट एल्यूमिनियम कप्स होते हैं। अब लाइट होगा तभी ना विंड से इजीली मूव हो जाएगा, हैवी लगा दोगे तो विंड से कैसे मूव होगा वो, ठीक है। तो लाइट जो है एल्यूमिनियम के कप्स होते हैं, है ना। देखना कभी इसको एग्रोमेट्री ऑब्जर्वेटरी में एग्रोमेट पढ़ने के बाद जाना, तब अलग ही तुम्हें स्वाद आएगा देखने में उसको प्रैक्टिकली, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। कप का रोटेशन कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना। साइक्लोमीटर का रेंज कितना होता है, तो 0 to 999 होता है, ठीक है। ये भी याद रखना, रेंज पता चले साइक्लोमीटर में 0 to 360 है, हम वो लगाया है तो डायरेक्शन का है। ये साइक्लोमीटर का रेंज है 0 to 999, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। अब 1 नॉट इक्वल्स टू कितना होता है, नॉट विंड स्पीड को हम किससे मेज़र करते हैं, नॉट से भी मेज़र करते हैं, मीटर पर आवर से भी करते हैं, मीटर पर सेकेंड भी करते हैं, kmph से भी करते हैं, किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 1 नॉट इक्वल्स टू 1 नॉटिकल माइल होता है। और माइल्स पर आवर में कितना होता है, तो 1.15 माइल्स पर आवर होता है। किलोमीटर पर आवर में कितना होता है 1 नॉट इक्वल्स टू, तो 1.85 किलोमीटर पर आवर होता है। मीटर पर सेकंड में कितना होता है, तो 0.52 मीटर पर सेकंड होता है। सिर्फ इसको याद रख लोगे तो तुम्हारा बाकी का जो है तुम रिलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। रेयरली पूछता है तो जिसको याद हो जाए याद कर लेना, है ना। क्योंकि देखो मैंने आज तक इतने सारे टॉपर्स निकाले हैं, है ना। तो मैंने उनमें एक क्वालिटी देखी है कि 2 टाइप के टॉपर होते हैं। एक बहुत ज़्यादा शार्प होता है जिसको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, है ना, कम टाइम में वो पढ़ लेता है। और बट दूसरा टॉपर ऐसा होता है जो हर चीज़ पढ़ता है, जो लेस इंपॉर्टेंट है आने के चांसेस कम है बट उसको भी पढ़ता है वो, और जो इंपॉर्टेंट है जिनसे आने ही क्वेश्चन वो उसको भी पढ़ लेता है, ठीक है। तो ऐसे वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट पढ़ लेता है ना। तो पूछो एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ऑलमोस्ट उससे बन जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं, तो उनका थोड़ा सा रैंक अनप्रिडिक्टेबल होता है, ठीक है। उनका जनरली 20 से 50 के बीच में आ जाता है, ठीक है। 30 to 50 ऑलमोस्ट आता ही है, बट थोड़ी किस्मत अच्छी रही तो एक आध टॉप 10 में आ जाता है, 2-3 टॉप 20 में जाते हैं, है ना। ऐसे ही 2-3 फिर टॉप 30 में जाते हैं। बाकी मोस्टली जो है 30 to 50 के बीच में रहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने वाले, ठीक है। और इतना भी जो याद नहीं कर पाते ना 50 के अबव रहते हैं, है ना। तो एनिमोस्कोप याद रखना, डायरेक्शन ऑफ विंड जो है कंटिन्यूसली मेजर करता है। एरोवेन है विंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन कंटिन्यूसली जो है और इंस्टेंटेनियसली मीन्स, है ना, मेज़र करता है। तो एरोवेन, एनिमोस्कोप, ठीक है, विंड वेन, इनको याद रखना, इनके यूनिट्स याद रखना, ठीक है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे अफेक्ट होता है एक दूसरे से, है ना। और कैसे जो है जो लोकल विंड्स हैं, प्रीवेलिंग विंड्स हैं, प्लानिटरी विंड्स हैं, उसको मैप के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो उसको दिमाग में बैठा लेना मैप को, तो चीज़ें याद हो जाएंगी, कितने डिग्री लैटिट्यूड में कौन सी चीज़ है ना, कौन सी नहीं है, याद रखना। अब कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड क्या होगा, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ एनीमोस्कोप, ये क्या मेज़र करता है, ठीक है, एनीमोस्कोप क्या मेज़र करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ है कि इंडिया में हम किस टाइप का विंड वेन यूज़ करते हैं, है ना। रॉबिन्सन कब करते हैं कि डाइन प्रेशर ट्यूब करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। 4 क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन में पूछता हूँ कि हॉर्स लैटिट्यूड कितने डिग्री पे होता है, ठीक है। हॉर्स लैटिट्यूड कितने डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होता है, ठीक है। तो हॉर्स लैटिट्यूड का आप ये बता दो लैटिट्यूड कितना है ना। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, है ना। एंड क्लासेस का मैंने तो बता ही दिया है कि स्टार्ट हो चुका है, मतलब 1 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और देखता हूँ सेकेंड लेक्चर अभी बन पाता है, थर्ड लेक्चर तो ठीक है, क्योंकि इस वीक जो है मैं पूरा बिज़ी रहूँगा। एक्चुअली एक फ्रेंड की शादी है तो उसमें जाना है मुझे, है ना। तो इस वीक जो है मैं अदर टॉपिक्स के 2 जो अदर लेक्चर्स हैं नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट
रिगार्डिंग दिस JRF एंड SRF एग्ज़ाम, है ना। तो वो चीज़ मैं ऐड कर दूँगा, है ना, ताकि टाइम जो है यूटिलाइज़ हो जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है।